आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और वो मोशन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार का उसका पाथ होता है, किस तरह से उसका कॉन्सेप्चुअल अगर डेवलपमेंट हम अपने अंदर ला लें तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पर जितने भी इक्वेशंस होंगे सॉल्व होंगे और आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अर्थात गांव देहात में भी पहुंचाइए। सभी फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास से बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। आइए हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का पहले हम शेप समझ लें क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, अर्थात गेंद हमने बचपन में फेंका होगा, तो जब गेंद फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि गेंद फेंके तो कुछ दूरी पर जाकर के ऐसे घूमते हुए परवलयाकार, जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल से बनाते हुए वो जाकर के कहीं दूसरे जगह गिरता है। इसी मोशन में, इसमें जो मोशन लगता है उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे ये देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं और फेंकते हैं तो वो ऐसे आते हुए इस तरह से मूव करते हुए जाकर के गिरता है। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए सबसे पहली बात है कि दो तरीके, एक या तो आप सीधे आप वर्टिकली फेंकते हैं ऊपर की तरफ, जब उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे तो सीधे जाएगा और फिर नीचे की तरफ चलाएगा सीधा का सीधा। और दूसरा एक तरीका यह होता है कि उस ऑब्जेक्ट को आप किसी एंगल पर फेंकते हैं, अर्थात जहां पर हम खड़े हैं उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एंगल पर अगर हम फेंकते हैं या वर्टिकल से किसी एंगल पर फेंकते हैं तो वो वहीं नहीं गिरता, वो कहीं और जाकर के गिरता। बचपन में हम लोग गांव में जब गेंद खेला करते थे, गेंद इत्यादि फेंकते थे, तो कभी कभी इसका कंपटीशन भी हुआ करता था कि हम गेंद को देखते हैं कौन कितनी ऊंचाई तक फेंक लेता है, तो ऐसे सीधे फेंकना होता था। अब गेंद को सीधे फेंकना होता था और कितनी ऊंचाई तक जा रहा है लोग अंदाजा करते थे कि इसका फला व्यक्ति का सबसे ऊंचा गया, फला व्यक्ति का नीचे गया। ऐसा हम सभी लोग प्रयास ये करते रहे हैं। अब हमें समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से, यहाँ इनिशियल पॉइंट O है, u वेलोसिटी से अगर हम फेंकते हैं थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकते हैं, ये सपोज कर लिया, तो वह जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के दो पार्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी यहीं से डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है u cos थीटा और एक वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है u sin थीटा। ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये देखिए कि इस ऑब्जेक्ट को जिसको हम फेंक रहे हैं वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, यहां से चला और यहां आकर के गिरा, और वर्टिकल मोशन भी कर रहा है, अर्थात जमीन से ऊंचाई पर भी जा रहा है। तो अगर ये वेलोसिटी दो पार्ट में काम नहीं करती तो फिर एक ही दिशा में वो जाता। ये वेलोसिटी दो पार्ट में काम कर रही है, एक जो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो काम कर रही है, जिसके कारण इसका यहां से डिस्प्लेसमेंट होता है इस O पॉइंट से, कोई सपोज कर लें ये पॉइंट A B C D कुछ भी, A तक डिस्प्लेसमेंट होता है इस वेलोसिटी के थ्रू, और u sin थीटा वेलोसिटी के थ्रू इसका डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकली ऊपर की तरफ। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी ऊंचाई तक वो जाएगी वो u sin थीटा के कारण होगा, और कितनी डिस्टेंस तक वह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जाएगी वो u cos थीटा के कारण होगा। तो अब एक बात तो हमको समझ लेना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाते हैं, कोई वेलोसिटी लगाते हैं, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज के कोई भी फिजिकल वैल्यू लगाते हैं, तो उसको हमेशा दो पार्ट में वह डिवाइड करता है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और दूसरा वर्टिकल पार्ट। यही इसके पहले भी हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर फोर्स को भी लगाए तो वो F cos थीटा और F sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ मोशन के बारे में समझना है, इसलिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं। अब ये यहां तक तो चला जाता है, इस पॉइंट तक मैक्सिमम किसी हाइट तक जाने के बाद फिर वो रिटर्न होता है। अब रिटर्न कब होता है? जब मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। जब यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो फिर वह रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। और जीरो कैसे होगी?
टोटली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने के बाद ये रिटर्न होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ये सारी चीजें इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमें दो चीज है, एक तो हमें निकालना होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना वो जाएगी और दूसरा निकालना होता है वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगी। वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको x मान लेते हैं और उसके बाद कितना टाइम लगेगा इसको यहां से, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर के यहां तक आने में कितना समय लगेगा ये जान लेना। समय कॉन्सेप्चुअल रूप से आप जान लें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जितना टाइम लगता है इसको ऊंचाई तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, उतना ही टाइम लगता है इसको हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक आने में। ये ध्यान दीजिएगा, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम वहां से यहां तक, अर्थात इस पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट को हम कुछ भी लिखते हैं m मान लेते हैं, m से a तक आने में लगेगा। अब आता है ये u cos थीटा, इसको आप बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे जगहों पर ये ऐसे भी लिखा है, ux लिखा हुआ है बहुत सारे जगह पर। यहां पर देखिए u sin थीटा को वर्टिकल के कारण uy लिखा हुआ है, क्योंकि x और y डायरेक्शन ये सभी लोग जानते होंगे कि x एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस पर वर्टिकल मानते हैं, इसके कारण ये लिखा हुआ है। अब हमको निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के पहले हम मान लें लेट t be the time taken by object covering distance from O to M। ये टाइम अगर सपोज कर ले तो ये फिर आप समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए निकालना हो अगर कि O to A तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट is equal to displacement is equal to velocity into time। velocity this is u cos theta into time, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आता है, हम दूसरी बात करें, अब यहां पर क्या आ रहा है कि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ये जमीन पर था, जमीन से ये आसमान की तरफ गया है, तो ये आसमान की तरफ ये कितना ऊंचाई तक ये गया है ये। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्टिकल जब मोशन ये करेगा तो इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी भी काम करेगा, जिसके कारण ये इसका वेलोसिटी जो होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सभी ने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड रूल क्या है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फ्रॉम S इज इक्वल टू, इसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम तीनों का इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों का डिस्क्रिप्शन है। अब जब ये चलेगा, यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो हमको ये निकालना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी के नाते ही चलेगा। वर्टिकल वेलोसिटी, इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी के कारण ही चलेगा। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी u की जगह पर u sin थीटा इंटू t, ठीक। उसके बाद माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है या ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा टुवर्ड अर्थ की तरफ काम करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ काम करती है। इसके कारण डायरेक्शन चेंज है, जिसके कारण हम यहां पर माइनस, क्योंकि ए एक्सेलरेशन की जगह पर हम जी लिखेंगे और जी टी स्क्वायर, ये हो गया जी टी
y इज इक्वल टू यू साइन थी माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये ध्यान देने की आवश्यकता है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इस पर क्यों माइनस, इसलिए कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो डायरेक्शन दोनों के चेंज है, जिसके कारण वहां पर g की वैल्यू माइनस जी के रूप में ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब t की वैल्यू हम चाहें तो यहां से ले जाकर के रखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर x मान लें, सपोज कर लें, तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। Putting the value of t from 1 to second, we get, हम t की वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट कर दें, ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब यहां पर y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये देखिएगा सभी लोग, u साइन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू यहां पर लिखा x बाई यू कॉस थीटा, तो इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और t की वैल्यू फिर यहां से हम लिखते हैं t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर जब कर दिए t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो पूरा देखेंगे वही समझ पाएंगे इसको। ये u से u कैंसिल हो गया तो ये हो गया x टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सारी वैल्यूज में रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ये है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। और इसी के बाद एक पॉइंट आता है कि टाइम पीरियड। क्या यहां से इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये आपको निकालना होगा कि टाइम पीरियड क्या होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। तो दिस इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर हम आगे ऊपर इसको लिखते हैं क्योंकि नीचे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इधर लिख देते हैं। यहां पर इसको देख लीजिएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला होता है फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए हमें टाइम निकालना है यहां से यहां तक जाने में, मतलब इसका वर्टिकल मूवमेंट है, और जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा यहां तक पहुंचेगा, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, यहां पर जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी जाकर के या फिर रिटर्न होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल वेलोसिटी वहां मैक्सिमम पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी जिसको भी हम कहते हैं वहां पर जीरो हो गया, और u चूंकि वर्टिकल मूवमेंट पर ही हम बात कर रहे हैं तो u की वैल्यू u साइन थीटा, ओके, u की वैल्यू u साइन थीटा। और a t, इस पर हमने कहा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, जिसके कारण हम इसको g लिखेंगे माइनस जी, और यहां से यहां तक जो टाइम लगा है ये t लगा है, तो gt इज इक्वल टू u साइन थीटा और t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g। ये तो टाइम आपका लगा o टू m तक, मतलब इनिशियल पॉइंट टू मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में ये टाइम लगा, और यहां से यहां तक आने में मैंने ये भी बताया कि हमेशा के लिए इस बात को ध्यान रखिए, याद रखिए कि जितना टाइम लगेगा इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा मैक्सिमम पॉइंट से आगे तक जाने में। इसका अर्थ हो गया कि जो वैल्यू टाइम का आपने इस पर निकाला है वही वैल्यू ये हो गया। देन टाइम पीरियड, फ्रॉम
OMA, OMA से लिए टाइम पीरियड इसका क्या होगा फॉर, अब इसके बाद टाइम पीरियड T इज इक्वल टू OMA पर टाइम पीरियड जस्ट डबल हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2T अर्थात 2U साइन थीटा बाई G, ये हो गया टाइम पीरियड। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे मुख्य बात है, इसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें 2-3 बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जहां से ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट, वहां से इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। जितनी वैल्यू हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की निकालनी होगी उसमें u cos थीटा को हम इन्वॉल्व करेंगे, और जितनी वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन की निकालनी होगी उसमें हम u sin थीटा के लिए इन्वॉल्व करेंगे। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जा करके और फिर नीचे आता है, कब आता है जब यहाँ पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है जीरो हो जाती है, और जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है तो फिर वह रिटर्न होता है उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड टू अर्थ की तरफ होता है, इसलिए हमेशा अगर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान दें तो तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम बहुत कठिन से कठिन सब क्वेश्चन को हम इसको लगा सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। आगे अगले दिन इसे अधिक से अधिक बताइए और इसकी अगली सीरीज में क्या रेंज होगा और भी बहुत सारी मैक्सिमम जो इसकी वेलोसिटी इत्यादि होंगी कैसे कैसे निकाला जाएगा आगे अगले दिन।